गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आरसीसी के शेयर एंड डेवलपमेंट लेंथ के बारे में पढ़ रहे थे। तो हम यहाँ पर जो शेयर एनफोर्समेंट के बारे में हमने कल पढ़ा था कि वहाँ पर हमने देखा था कि जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम आ रही थी कि हम एनफोर्समेंट को कैसे लगाएंगे। तो कल हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। उसमें हमने ये बता दिया था ठीक ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बच्चों हम बात कर रहे थे शेयर रेनफोर्समेंट के बारे में। कल हमने डिस्कस किया था कि जो शेयर रेनफोर्समेंट में रेनफोर्समेंट कैसे लगाई जाएंगी, कैसे हम अपने ऊपर आने वाले स्ट्रक्चर के ऊपर आने वाले अपरूपण बलों को हम शेयर रेनफोर्समेंट पर ट्रांसफ़र करके स्ट्रक्चर को हम सेव करते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास स्ट्रक्चर में जब सारी चीज़ें दी रहेंगी तो हमें कैसे पता चलेगा कितना अपरूपण बल आ रहा है, उस अपरूपण बल के लिए क्या चीज़ें लगानी है, कैसे लगानी है, कितनी स्पेसिंग देखनी है, और उन सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट हमें करना है कि प्रॉब्लम 1 से। प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3 कई प्रकार के केस बनते हैं। तो यहाँ पर हम प्रॉब्लम 1 और प्रॉब्लम 2 की बात कर रहे हैं अभी मेनली, और प्रॉब्लम 3 की भी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो हमें बात करनी है वो देखना है कि प्रॉब्लम 1 क्या है। प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए, बातें हमें सिर्फ यहाँ पर दो चीज़ों की करनी है, टाउ बी और टाउ सी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है टाउ सी मैक्स। किसी भी प्रकार से टाउ बी का जो मान होना चाहिए, टाउ बी जो है वो तोड़ने वाली, मतलब स्ट्रक्चर को जो फेल करती है वो है। कुल मिला के जो उसके ऊपर अपरूपण बल आता है वो है, वो स्ट्रक्चर को फेल करना चाहती है, वो टाउ बी है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ टाउ बी है। फिर टाउ सी क्या है? कंक्रीट। जो कंक्रीट से स्ट्रक्चर आपने बनाया, जो स्टील से आपने स्ट्रक्चर बनाया है, वो क्या करते हैं? अपरूपण बल को रोकने के लिए आपने बनाया, वो टाउ सी है। और टाउ सी मैक्स क्या है? तो कभी कभी क्या होता है कि जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर और जो नीचे टेंशन रेनफोर्समेंट लगी रहती है, वो दोनों मिलके भी अपने अपरूपण बलों का प्रतिरोध नहीं कर पाते, तो हम वहाँ पर स्ट्रिप लगाते हैं। अब ये जो तीनों मिलते हैं वही कहलाता है टाउ सी मैक्स। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में मैंने पिछले भी वीडियो में डिस्कस किया था और लगातार डिस्कस करते भी आ रहे हैं। अब यहाँ पर हमें देखना है कि टाउ बी ज़्यादा हो जाएगा तब हमें क्या करना है, या टाउ सी ज़्यादा हो जाएगा तब हमें क्या करना है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं पर है कि टाउ बी अधिक होगा तो क्या करना है, और टाउ सी अधिक होगा तो क्या करना है। तो सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट चीज़ पता होना चाहिए कि टाउ बी और टाउ सी निकालते कैसे हैं। तो देखिए, उसी के बारे में हम स्टेप फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम 1 जो केसेस आएंगे वो केस आता है कि हमें निकालना है टाउ बी और टाउ सी, और वहाँ से हम चेक करेंगे तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले गिवन डाटा आपके पास दिया गया होगा। गिवन डाटा में क्या दिया गया होगा? बीम की साइज दी गई होगी, लोड दिया गया होगा। अगर लोड नहीं दिया गया होगा तो आप निकालेंगे, ठीक है, डिजाइन केस में आप निकालेंगे। उसके बारे में जब डिजाइन केस आपको पढ़ाएंगे तो हम वहाँ पे बताएंगे कि लोड को कैसे निकाला जाता है। उसके बाद AST आप जानते हो, बीम में लगी तनन छड़ों का क्षेत्रफल है। जो टेंसाइल एरिया में स्टील लगती है, रेनफोर्समेंट लगती है, वो होता है। और AST का मान आप सभी लोग जानते हो, हमने पढ़ाया भी है, कई बार पढ़ाया है, π/4 इंटू डी स्क्वायर और इंटू नंबर्स ऑफ बार, ये होता है बेटा। आप देखिए, ये तो है AST जो बीम के नीचे छड़ें लगती हैं, बीम के बॉटम में जो छड़ें लगती हैं वो AST है। अब हम क्या करेंगे, हमने आपको पता है सबसे पहले टाउ भी निकालेंगे। टाउ भी बराबर फार्मूला क्या होता है? BU/BD। PU क्या है? अपरूपण बल है। अपरूपण बल निकालने का फार्मूला क्या होता है? बीम का जैसा स्ट्रक्चर होगा उस प्रकार से उसके अपरूपण बल के मान होते हैं। सिंपली सपोर्टेड के लिए हमने यहाँ पे लिख दिया है, कैंटिलीवर होगा तो वहाँ पर अलग मान यूज होगा, कंटिन्यूअस बीम होगी तो वहाँ पर अलग मान यूज होंगे, पॉइंट लोड होगा तो उसके लिए अलग यूज होंगे।
तो जिस प्रकार से लोड आते हैं उसी प्रकार से हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड एक यूडीएल लोड को हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। किसको कैलकुलेशन कर रहे हैं? यूडीएल लोड को। तो यूडीएल लोड को कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसका जो फार्मूला होता है अपरूपण बल निकालने का होता है WL/2। यहाँ से हमने BU का मान निकाल लिया, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया? WL/2। फिर यहाँ से हमने BU के मान को यहाँ पर पुट कर दिया, और B और D क्या है? ये है बीम की डायमेंशन, जो कि बीम की साइज दी रहती है। यहाँ पर जब लिखा रहता है 300 × 400, तो इसका मतलब ये डायमेंशन B होती है और ये डायमेंशन D होती है। क्लियर? अब देखिए, फिर हम निकालते हैं टाउ सी। टाउ सी परसेंटेज ऑफ स्टील पे निर्भर करता है, और परसेंटेज ऑफ स्टील का जो फार्मूला होता है वो 100 AST/BD होता है। 100 AST क्या है? ये तनन छड़ों का क्षेत्रफल है, और BD क्या है? ये कंक्रीट का क्षेत्रफल है। इन दोनों के क्षेत्रफल को अनुपात लेते हैं, 100 से इनका मल्टीप्लाइकेशन करते हैं, उससे हमें क्या पता चलता है? परसेंटेज ऑफ स्टील। अब इस परसेंटेज ऑफ स्टील को हम टेबल में देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक टेबल लगी हुई है, वहाँ पर परसेंटेज ऑफ स्टील का जो मान निकालेंगे ना, उसके हिसाब से क्वेश्चन में जो भी ग्रेड दिया रहेगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन में परसेंटेज ऑफ स्टील का मान दिया ना। देखिए, ये देखिए, सबसे पहले परसेंटेज ऑफ स्टील का मान दिया है, फिर परसेंटेज ऑफ स्टील के साथ साथ इन्होंने मान दिया है M10 का, M15 का, M20 का, M25 का, M30 का। तो जो भी मान परसेंटेज ऑफ स्टील के सामने जिसका भी मान निकल जाता है, वही क्या कहलाता है? उसका परसेंटेज ऑफ स्टील का जो मान होता है वही क्या कहलाता है? टाउ सी का मान कहलाता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पर कि जो टाउ सी का मान है वो परसेंटेज ऑफ स्टील पर डिपेंड कर रहा है, और परसेंटेज ऑफ स्टील के हिसाब से जो भी परसेंटेज ऑफ स्टील का जो मान आएगा उसके सामने हम उस ग्रेड में जाएंगे, और उस ग्रेड में उसके मान को हम देख के यहाँ पर पुट कर देंगे। अभी जब क्वेश्चन लगवाते हैं तो देखते हैं। अभी तो स्क्रीन में ऐसे देखिए आप, तो यहाँ से टाउ सी का मान निकल के आ जाएगा। अब टाउ सी का मान निकल के आएगा, अब पोजीशन हमें देखनी है कि टाउ बी ज़्यादा होता है और टाउ सी ज़्यादा होता है। अब देखिए, अगर टाउ बी का मान ज़्यादा होगा तो हमें क्या होगा? टाउ बी का मान ज़्यादा, इसका मतलब जो तोड़ने वाली शक्ति है, जो स्ट्रक्चर को फेल करने वाली शक्ति है, जो स्ट्रक्चर पर अपरूपण बल आ रहा है, वो मान ज़्यादा हो रहा है, और कंक्रीट इसको संभाल नहीं पा रहा है, क्योंकि टाउ सी क्या है? कंक्रीट की जो अपनी बचाने वाली सामर्थ्य है वो है। तो अगर टाउ बी का मान ज़्यादा है, इसका मतलब तोड़ने वाली शक्ति का मान ज़्यादा हो रहा है, और टाउ सी का मतलब क्या है? बचाने वाली शक्ति का मान, मतलब बचाने वाली जो सामर्थ्य है वो कम हो रही है। तो इसका मतलब अब बचाने वाली सामर्थ्य कम पड़ रही है, तो आपको क्या सपोर्ट किसका करना पड़ा? जो आपके पास कंक्रीट का है उसमें आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो चेंजेस हम क्या करते हैं? वहाँ पर हम अलग से रेनफोर्समेंट लगाते हैं। रेनफोर्समेंट लगाने का तरीका हमने आपको बताया था, या तो हम वर्टिकल स्ट्रिप लगाते हैं। अगर वर्टिकल स्ट्रिप लगाने से उसके अपरूपण बल को आसानी से वो अपने ऊपर प्रतिरोध कर लिया जाती है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वो भी नहीं प्रतिरोध कर पाती है तो हम क्या करते हैं? कुछ बार्स को जो नीचे रेनफोर्समेंट लगी होती है इनको हम बेंट अप कर देते हैं। तो जिस प्रकार से हमें अपरूपण बल को हमें सेव करना होता है, अपने ऊपर पड़ने वाले स्ट्रक्चर में जो अपरूपण बल आते हैं उसको जो भी हमें प्रतिरोध करना होता है, वो प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? वर्टिकल स्ट्रिप भी लगाते हैं, और जब वो भी नहीं संभाल पाता है तो हम कुछ भी पोर्शन को इंक्लाइंड कर देते हैं, बेंट अप कर देते हैं, और वो दोनों मिलकर क्या करते हैं? उस स्ट्रक्चर को सेव करते हैं। तो ये पोर्शन हुई। तो अगर टाउ सी का मान ज़्यादा हो गया, टाउ सी का मान ज़्यादा हो गया, इसका मतलब जो कंक्रीट है वो सफिशियंट है उस स्ट्रक्चर को रोकने के लिए। कहने का मतलब क्या है? जो टाउ सी का मान अगर ज़्यादा हो गया, जैसे आपने टाउ भी निकाला, टाउ सी निकाला, अगर टाउ सी का मान ज़्यादा हो गया, अगर टाउ सी का मान अगर ज़्यादा हो गया टाउ बी से, तो इसका मतलब जो कंक्रीट आपने बनाई है वो अपरूपण बल को सहन करने के या प्रतिरोध करने की क्षमता रख रही है। तो आपको शेयर रेनफोर्समेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप वहाँ पे क्या लिखोगे? नो शेयर रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड। लेकिन IS कोड 456/2000 कहता है कि आपको शेयर रेनफोर्समेंट की तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है। मतलब टाउ सी का मान अगर आपको ज़्यादा हो गया है तो शेयर रेनफोर्समेंट की तो कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है, लेकिन सेफ्टी के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से आप उसमें स्ट्रिप डाल दोगे, एक स्पेसिंग पर आप स्ट्रिप डाल दोगे, न्यूनतम स्पेसिंग पे, मतलब न्यूनतम स्पेसिंग पे आप डाल दोगे। तो स्पेसिंग का निकालने का जो फार्मूला होता है, जब आपको नो शेयर रेनफोर्समेंट की जरूरत होगी, मतलब टाउ सी का मान ज़्यादा हो जाएगा टाउ बी से, तो वहाँ पर जो स्पेसिंग का निकालने का फार्मूला होता है वो होता है ASB/B/SB 0.4 0.87 FY। अगर हम यहाँ से कैलकुलेशन करें तो आप देखिए, मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे, ऐसे मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो यहाँ पर SB बराबर क्या हो जाएगा? देखिए SB बराबर क्या होगा? SB का मान यहाँ पे चला जाएगा, 0.4 यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका मतलब नीचे क्या आ गया? देखिए ये मान यहाँ पे चला गया ना 0.4 पे, और ये 0.4 यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका मतलब B 0.4B नीचे आ गया, नीचे आ गया, और ये दोनों कहाँ चले गए? ऊपर चले गए, तो इसका मान हो गया 0.87 FY × ASB। यहाँ से आप स्पेसिंग निकाल दोगे जो आप स्ट्रिप लगा रहे हो, मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट जो लगा रहे हो।
आवश्यकता तो नहीं है लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से हम लगा देंगे। तो यहाँ पर स्पेसिंग आ गई 0.87 FY इंटू ASB। अच्छा ASB क्या है बेटा, ASB ध्यान से देखिएगा, जो आप बीम में स्ट्रिप लगा रहे हो उसका एरिया है। जो स्ट्रिप लगा रहे हो ना, ये स्ट्रिप, आप ये नीचे वाला तो AST होता है, नीचे वाला जो आप रेनफोर्समेंट लगाते हो वो क्या होता है AST। लेकिन जैसे ही इसमें आप स्ट्रिप प्रोवाइड करोगे तो ये जो स्ट्रिप होता है यही होता है, ये क्या होता है ASB। तो ASB का फार्मूला क्या होता है, अब आप कैसा लगा रहे हो, 2 लेग लगा रहे हो, 4 लेग लगा रहे हो, तो अगर आप 2 लेग लगा रहे हो तो ASB का फार्मूला हो जाता है π/4 इंटू d² और इंटू 2। अगर आप 2 लेग वाला लगा रहे हो तो 2 लिखोगे, अगर 4 लगा रहे हो तो 4 लिखोगे, अगर 6 लगा रहे हो तो 6 लिखोगे, 8 लगा रहे हो तो 8 यहाँ लिखोगे, अगर 1 लेग वाला लगा रहे हो तो 1 लिखोगे। अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ ये जानिएगा, नोट कर लीजिएगा, इसमें जैसे आप ग्रेड इस्तेमाल करते हो ना बेटा, स्टील में ग्रेड इस्तेमाल करते हो ना, FE 250, FE 415, FE 500, तो इंपॉर्टेंट चीज़ जो नोट में है वो ये जान लीजिएगा, कभी भी जो स्ट्रिप होती है उसका मान आप FE 415 से अधिक ग्रेड का नहीं ले सकते हो। इसका मतलब जो इसके अंदर स्ट्रिप प्रयोग करोगे, जैसे इसका तो आप 415 500 के ऊपर भी ले सकते हो, लेकिन इसका जो मान है वो FE 415 से अधिक नहीं होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए, ये लेस होना चाहिए, हमेशा 415 से कम होना चाहिए, 415 से कम होना चाहिए, ठीक है। इसका जो ग्रेड होगा वो हमेशा 415 से कम होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, अगर आपसे कभी भी एज इंटरव्यू में पूछा जाता है या कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाता है या वाइबा में पूछा जाता है, तो ये पूछ सकता है कि आपका जो ये स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप में जो ग्रेड होता है वो कितना लेते हैं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कितना लेते हैं 415 तक लेते हैं, 415 के ऊपर नहीं ले सकते। यहाँ टेंशन में तो आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर 415 से अधिक नहीं ले सकते हो। इसका जो ग्रेड होगा वो 415 होगा। इसका मतलब FY का मैक्सिमम मान, FY का जो मैक्सिमम मान आप रखोगे वो कितना रखोगे 415 से अधिक आप नहीं रख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे स्पेसिंग निकाल लिए, स्पेसिंग निकालने के बाद अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे सबसे पहले 0.75D, फिर 300 mm है, और फिर SB जो आपने निकाला है। 0.75D क्या है, बीम की साइज है D, इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी। 300 mm मिनिमम लिया जाता है, और SB का मान जो आप निकाले हो, इन तीनों में से जिसका मान भी कम होगा वही क्या कहलाएगी आपकी स्ट्रिप की स्पेसिंग। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे स्पेसिंग निकाला 0.75D निकाला, 0.75D का मतलब आपका आ गया मान लीजिए 415 आ गया, आपने D का मान रखा 415 आ गया। ये 300 mm आई स्पेसिंग आपने निकाली कितनी, यहाँ पे स्पेसिंग निकाली, ये मान लीजिए आ गया कितना 244 आ गया। इन तीनों में से कम कौन सा है, 244 है, तो स्पेसिंग क्या हो जाएगी 244 mm सेंटर टू सेंटर। अच्छा स्ट्रिप कितने mm से लगाते हैं, स्ट्रिप लगाते हैं 6 mm से लेके 12 mm तक। स्टार्टिंग में तो 6 mm का लगाते थे, लेकिन अब IS कोड ने थोड़ा सा बढ़ा दिया है, 8 mm से लेके 12 mm तक लगाते हैं। तो वैसे अभी हमारे कोर्स में 6 mm तक का ही चल रहा है, तो हम 6 mm का प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अक्सर ये है क्वेश्चन में जो अगर आप रखना भी चाहेंगे तो आप 8 mm का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जनरली अब 8 mm से कम की स्टील लिंक में या स्ट्रिप में नहीं आती है। तो 8 mm लगाई जाती है, लेकिन अभी बुक में हमारे पास 6 mm है, तो हम इसलिए 6 mm का भी यूज करते रहते हैं। तो 6 mm से 12 mm के बीच में रखिएगा, इससे ज़्यादा आप मत रखिएगा। तो ये तो हो गया बेटा जब टाउ सी का मान ज़्यादा हो रहा था। अच्छा अगर आप टाउ बी का मान ज़्यादा होगा तो क्या क्या आप कैसे होंगे, तो चलिए उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिएगा ये सारी चीज़ें तो ऐसे ही रहेंगी, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, जैसे आप निकालते हो वैसे ही निकालते रहोगे। बस आपको यहाँ पर चेक करना है कि अगर हमारे पास टाउ भी ज़्यादा हो जाएगा तो क्या क्या करना है। देखिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है ये टॉपिक, बस आपको समझना है। एक बार आपने समझ लिया तो ये सॉल्व करना बहुत ही आसान होगा। और ये यानी डिजाइन केस में ये जो स्टेप होता है ये लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये सारी चीज़ें गिवन रहेंगी, हम क्या किए बेटा यहाँ पे टाउ वी का मान निकाले। टाउ वी बराबर वही फार्मूला पुराना है, BU/B × D, और यहाँ से VU बराबर क्या हो जाएगा, BU बराबर हो जाएगा WL/2। अब यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, टाउ सी का मान। टाउ सी का मान आप जानते हो ना, परसेंटेज ऑफ स्टील पर डिपेंड करता है। और परसेंटेज ऑफ स्टील का फार्मूला कैसे निकालोगे, परसेंटेज ऑफ स्टील कैसे निकालोगे, 100 AST/BD से। 100 AST/BD से आपने निकाल लिया ना। 100 AST/BD से निकालने के बाद आप परसेंटेज ऑफ स्टील का मान स्टील टेबल में देखोगे। IS कोड 456/2000 के अनुसार से एक टेबल बनाया गया है, इस टेबल में आप देखोगे इसका मान। तो टेबल आपके स्क्रीन पर लगा ही हुआ है, आप इस टेबल में इसका मान देखिएगा। मान देखने के बाद परसेंटेज ऑफ स्टील का मान जिस भी ग्रेड के लिए आपको देखना है, M15 के लिए, M20 के लिए, M25 के लिए, M30 के लिए,
तो उसी ग्रेड के सामने आप इसका मान देख सकते हैं। अब आपने यहाँ पर देखा मान टाउ बी का निकाल ही चुके थे, टाउ सी का भी निकाल लिया। आपने देखा कि टाउ बी का मान ज़्यादा आ रहा है टाउ सी से और कम है टाउ सी मैक्स से। टाउ सी मैक्स का मान टेबल में दिया गया है। टाउ सी मैक्स का मान, इसको निकालने का कोई तरीका नहीं है, कोड ग्रेड के हिसाब से टाउ सी मैक्स का मान दिया गया है, आप देख लीजिएगा स्क्रीन पे लगा हुआ है। देखिए ये सब सारे मान दिए हैं टाउ सी मैक्स के, तो इस मान को हमें चेक करना है और इन दोनों को कंपेयर करना है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही समझना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए बेटा यहाँ पर जो टाउ बी है और टाउ सी है वो कह क्या रहा है, टाउ बी जो हो गया वो कह रहा है टाउ सी से ज़्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो स्ट्रक्चर को तोड़ने वाली सामर्थ्य है वो ज़्यादा हो जा रही है और कंक्रीट की सामर्थ्य, बचाने वाली सामर्थ्य कम हो जा रही है। तो कंक्रीट की बचाने वाली जब सामर्थ्य कम हो जा रही है तो इसका मतलब हमें सेव करना है कंक्रीट के स्ट्रक्चर को, या जो कंक्रीट पूरा आरसीसी के स्ट्रक्चर को हमें सेव करना है। तो आरसीसी के स्ट्रक्चर को सेव करना है, लेकिन वो जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है, रेनफोर्समेंट नीचे लगाई है, कंक्रीट आपने ग्रेड का लगाया है, वो नहीं सहन कर पा रहा है। तो अब आपको ज़रूरत क्या पड़ेगी, आपको रेनफोर्समेंट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन रेनफोर्समेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये टाउ बी तो टाउ सी से ज़्यादा है, टाउ बी जो है वो टाउ सी से ज़्यादा है और टाउ सी मैक्स से कम है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये टाउ सी पूरा बेकार है, कुछ ना कुछ तो लोड ये बियर करेगा ही ना, कुछ ना कुछ तो ये लोड को जो अपने ऊपर लोड आ रहा है उसको तो कुछ ना कुछ बियर करेगा। जो बचेगा उसके लिए आप करोगे ना। जैसे मान लीजिए टाउ बी का मान लीजिए आपके ऊपर आ रहा है, मान लीजिए 140 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, तो इसका मतलब हमें पूरा 140 किलो न्यूटन का लोड के लिए ही से रेनफोर्समेंट नहीं लगाना है कि 140 का लोड आ रहा है तो टाउ सी कम हो गया टाउ बी से, तो इसका मतलब 140 किलो न्यूटन का जो लोड होगा वो शेयर रेनफोर्समेंट जो आप स्ट्रिप लगा रहे हो वो संभालेंगे नहीं। ये जो 140 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है इसमें कुछ लोड तो बेटा ये स्ट्रक्चर जो टाउ सी है, जो आप स्ट्रक्चर आप कंक्रीट और स्टील का बनाए हो वो तो कुछ ना कुछ बियर ही करेगा ना, कुछ ना कुछ बियर करेगा। तो जब कुछ बियर करेगा जो बचेगा उसके लिए तो आप स्ट्रिप डिजाइन करोगे ना कि पूरे के लिए। जैसे 140 किलो न्यूटन आ गया, मान लीजिए टाउ बी का मान टाउ सी से ज़्यादा हो गया, तो जब टाउ सी का मान से ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब टाउ सी की अब कोई वैल्यू नहीं है वैल्यू, वो कुछ ना कुछ लोड तो प्रतिरोध कर ही रहा है ना, कुछ ना कुछ लोड वो प्रतिरोध कर ही रहा है। तो वो जितना प्रतिरोध करेगा उसको हटा के जो बचेगा उसके लिए हम रेनफोर्समेंट डिजाइन करेंगे। इससे क्या होता है, स्ट्रक्चर का जो खर्चा होता है वो कम हो जाता है और उसके अपने स्वयं के जो लोड होते हैं वो भी कम हो जाते हैं। स्टील का मान ज़्यादा नहीं लगता है, रेनफोर्समेंट ज़्यादा नहीं लगती है, उससे हमारे खर्चे भी बच जाते हैं और लागत भी कम हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर तो कुछ ना कुछ जो टाउ सी जो अपने ऊपर बियर करेगा वो कितना बियर करेगा उसको हम निकालेंगे, तो जो बाकी जो बचेगा उसके लिए हम करेंगे। तो इसका मतलब जो अपरूपण बल आ रहा है वो आखिर कितने के लिए डिजाइन करना वो हम निकालते हैं, किस फार्मूले से निकालते हैं, BUS से। क्या निकालते हैं, BUS से। BUS क्या होता है, जो आपने BU आया ना, जो अपरूपण बल आया, उस अपरूपण बल में से कुछ लोड ये टाउ सी भी तो ग्रहण कर रहा होगा, तो कितना ग्रहण कर रहा होगा, तो हम लिखेंगे टाउ सी इंटू BD। जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है वो भी कुछ ना कुछ लोड तो ग्रहण करेगा ही ना। जैसे आपसे 140 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, 140 किलो न्यूटन के लिए आपने इसको डिजाइन करना है कि ये कंक्रीट नहीं संभाल पा रही है, इसके लिए आपको स्ट्रिप लगाना है, तो इससे 140 किलो न्यूटन में से कुछ लोड तो कंक्रीट भी बियर करेगा। तो जितना कंक्रीट बियर करेगा उसको हम क्या करेंगे, निकाल देंगे, बाकी जो बचेगा उसके लिए हम स्ट्रिप डिजाइन कर देंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, टाउ सी का मान आप निकाले रहोगे, B और D आपके पास क्वेश्चन में दिया रहेगा, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको बच जाएगा कि आखिर हमें इस 140 किलो न्यूटन में से जो लोड ये सहन कर रही थी उसको हमने निकाल दिया। अब जैसे ये 140 किलो न्यूटन BU का मान हो जाएगा, टाउ सी BD का मान निकालेंगे, इसमें से करेंगे तो कुछ ना कुछ मान घट के आएगा ना। अब आपको मान लीजिए मान आ गया आपके पास यहाँ पर 120 किलो न्यूटन आ गया, इसका मतलब 20 किलो न्यूटन का जो लोड है वो कंक्रीट आसानी से सहन कर रही है। तो अब 120 बचा ना, अब इस 120 के लिए हम स्ट्रिप डिजाइन करेंगे। अब आप कैसे स्ट्रिप डिजाइन करोगे, अगर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि बार को क्या करिए, इंक्लाइंड कर दीजिए, तो हम इंक्लाइंड कर देंगे। अगर क्वेश्चन में इंक्लाइंड नहीं कर रहा है तो हम इसके लिए स्ट्रिप डिजाइन कर लेंगे। तो ये BUS आ गया। अब बेटा आपके पास BUS आ गया, अब आप स्पेसिंग निकाल लीजिए ना। स्पेसिंग का फार्मूला क्या होता है, जैसे आपने स्ट्रिप डिजाइन कर ली, 6 mm से 12 mm के बीच में लेना है, मान लीजिए 8 mm की आपने डिजाइन कर ली। अब 8 mm की डिजाइन कर ली तो आपको क्या निकालना होगा, स्पेसिंग। स्पेसिंग निकालने का फार्मूला क्या होता है, 0.87 FY इंटू ASB इंटू D/BUS। BUS क्या है, ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देंगे और ये स्पेसिंग निकल आएगी। इसकी स्पेसिंग निकल आई।
अब इसकी स्पेसिंग निकल आई तो हम इसके मान को भी चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? स्पेसिंग चेक करने का फार्मूला यही है, क्या है? 0.75 D 300 mm और ये जो स्पेसिंग आपने निकाली है, इन तीनों में से जिसका मान न्यूनतम होगा वही क्या कहलाएगा? स्पेसिंग। स्पेसिंग कहलाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अच्छा, ये तो पोजीशन हो गई जब हम वर्टिकल स्ट्रिप लगा रहे हैं ना। अच्छा, अब इसी में टाउ बी और टाउ सी का मान होगा, मान लो ये वर्टिकल स्ट्रिप में कह रहा है कुछ बार्स बेंट अप कर दिए जाएं, जैसे ना संयुक्त विधि कहता है ना, संयुक्त विधि से आप इसको डिजाइन करिए। संयुक्त विधि मतलब इसमें कुछ बार्स बेंट अप भी कर दिए जाएं और वर्टिकल स्ट्रिप भी लगा दी जाएगी। तो उसमें हमें क्या करना है? वहाँ पे हमें देखना है, ये तो स्टेप हो गया ना, ये प्रॉब्लम नंबर 2 हो गया। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की। क्या आता है? अगर कुछ बार बेंट अप कर दी जाएंगे तब क्या करना होगा? तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले अगर कुछ बार बेंट अप कर दिए जाएंगे तो वहाँ पे क्या करना है? अगर बार बेंट अप कर दिए गए, बेंट अप कर दिया गया, ठीक है, ये 3 है, कुछ बार उन्होंने कहा बेंट अप कर दिया गया, तो जब बेंट अप कर दिया जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? वो जो बार्स आपने बेंट अप कर दिया है, ऐसे जो मोड़ देते ना, ऐसे करके आपने ऐसे कुछ मोड़ दिया ना, ये बार्स आपने बेंट अप कर दिया है, तो अब जब इस पर अपरूपण बल आएगा तो ये जो बार आपने बेंट अप किया है ये क्या करेगा? शेयर एनफोर्समेंट का काम करेगा। तो अगर ये शेयर एनफोर्समेंट का काम करेगा तो ये कितना अपरूपण बल सहन करेगा? इसका मान निकालेंगे हम। निकालिए, BS का मान निकालिए, जितना ये करेगा, कुछ तो कंक्रीट सहन करेगा, उसको निकालने के बाद हम BS निकालेंगे। तो BS निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इसका फार्मूला क्या होता है बेटा? ASB इंटू सिग्मा SB और इंटू साइन अल्फा, यही तो फार्मूला होता था। सिग्मा SB का मान आप रख सकते हो, तो इसको लिख दोगे 0.87 FY इंटू ASB और इंटू साइन अल्फा। साइन अल्फा क्या है? यहाँ पर जो कोण बनेगा, अगर क्वेश्चन में कोण दिया है तो कोण ले लीजिएगा, अगर कोण नहीं दिया है तो आप 45 डिग्री मान सकते हैं। यहाँ से BS आ जाएगा ना। आप देखिए BS जब आ जाएगा तो आपको स्पेसिंग निकालनी है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे कि जो आप यहाँ पर अपरूपण बल निकालेंगे उसका सिर्फ आप 50% ही रखते हैं। हम पूरा अपरूपण बल यूज नहीं करते हैं, क्योंकि IS कोड 456/2000 कहता है कि हम पूरा अपरूपण बल नहीं यूज कर सकते हैं। तो ये जो बेंट अप बार होगा इसका सिर्फ क्या होगा? हम 50% ही यूज करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये इस तरह से अगर आप में क्वेश्चन में बेंट अप बार दिया गया और उसको पूछ रहा है कि इस पर कितना अपरूपण बल आएगा, तो हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि अगर ये बार बेंट अप कर दिए गए हैं तो ये कितना अपरूपण बल निकाला जाएगा, तो इस प्रकार से आप फार्मूले में निकाल सकते हैं। ASB आपको पता है ना, ASB बराबर वही है कि जो आप स्ट्रिप लगा रहे हो, स्ट्रिप का डायमेंशन आप मान लीजिएगा, तो फार्मूला हो जाएगा π/4। डी का मान कितना होता है बेटा? 6 mm से 12 mm के बीच में ले जाता है, तो आप कोई भी मान सकते हो। तो ये D² हो जाएगा, और नंबर ऑफ लेग 2 लेग वाला ले रहे हो तो 2 लेग वाला, अगर 4 लेग ले रहे हो तो यहाँ पर 4 लेग उठेगा। तो ये हो गया बेंट अप बार के बारे में। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए, बेंट अप बार हो गया। तो हम यहाँ पर बेंट अप बार इस तरह से लगाते हैं और इस तरह से हम निकालते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा 3 प्रकार की पोजीशन बनी। पहली पोजीशन बनी जब टाउ सी का मान ज़्यादा हो रहा था, तो हमने क्या किया, उस पर नो शेयर एनफोर्समेंट की रिक्वायर्ड थी, मतलब शेयर एनफोर्समेंट आप ना भी लगाएं तब भी काम चल सकता है। ऐसा कहाँ पे केस होता है? जैसे लिंटल का केस। जैसे लिंटल आप देखते हो ना, लिंटल में कभी बेटा स्ट्रिप नहीं लगती है। देखो ना, लिंटल पड़ते हुए देखो ना, जो छज्जों के ऊपर पड़ता है, ठीक है, या जो क्या कहते हैं, आप देखे होगे ना, ये जो खिड़की होती है, जो दरवाजे होते हैं ना, उनको जो चिनाई का भार होता है उनको रोकने के लिए वहाँ पर बनाते हैं ना, तो इन जगह पर लिंटर पड़ता है। तो लिंटर में देखिए आप स्ट्रिप नहीं लगाते हैं, वहाँ पर स्ट्रिप नहीं लगाते हैं, वहाँ पर रेनफोर्समेंट लगा दिया और उसी पर हम कंक्रीट डाल देते हैं। पूरी तरह से वो एक बीम की तरीके ही बनता है, लिंटल भी बनता है, लेकिन उस पर रेनफोर्समेंट की रिक्वायर्ड नहीं होती है। लेकिन हम कुछ टाइप की छोटी छोटी स्ट्रक्चर के छोटे डायमेंशन के जो बीम बनाते हैं, तो वहाँ पर भी रेनफोर्समेंट की रिक्वायर्ड नहीं होती है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि के लिए डाल देते हैं। तो ये तो था टाउ सी जब ज़्यादा होता था। अगर टाउ भी ज़्यादा हो जाता था, तो टाउ भी ज़्यादा हो गया तो हमने देखा कि कुछ जो सामर्थ्य है वो कंक्रीट भी सहन कर रहा था, तो जितना भाग कंक्रीट सहन कर रहा था उसको हमने हटा लिया और बाकी के लिए हमने रेनफोर्समेंट की डिजाइन कर दी। 2 तरीक़ों से किया जाता है, वर्टिकल स्ट्रिप डाल के और एक इंक्लाइंड करके, और तीसरी जो पद्धति होती है वर्टिकल स्ट्रिप भी डालते हैं और इंक्लाइंड भी डालते हैं। तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, और इस क्वेश्चन को लगाने के बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। इसके बाद एक और आपका छोटा सा पॉइंट है डेवलपमेंट के बारे में, उस डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे और ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। इसके बाद डिजाइन केस स्टार्ट होंगे, और डिजाइन केस में आप ये जानिए बहुत निश्चिंत रहिए, क्योंकि यही सब सारे टॉपिक आने वाले हैं।
वहाँ पर यही सारे टॉपिक आने वाले हैं और इसको आपको वहाँ पर जानना बहुत ही आवश्यक होगा। तो कल हम न्यूमेरिकल के बारे में कल इसके डिस्कस करेंगे और लगाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।